हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विजगत वर्गीकरण, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो चलिए समझते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि द्विजगत वर्गीकरण क्या होता है। तो देखिए, द्विजगत वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इस द्विजगत वर्गीकरण को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है, कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया। ठीक है, कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस को ही हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण का जनक बोलते हैं, यानी कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया, कैरोलस लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण दिया। ठीक है, अब द्विजगत वर्गीकरण होता क्या है, तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी संपूर्ण जीवधारी थे, जितने भी ओवरऑल जीवधारी थे, सभी को दो जगत में बांट दिया। तो द्विजगत वर्गीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि टोटल दो जगत बनाया। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि द्विजगत वर्गीकरण जब बनाया तो इन्होंने जितने भी जीवधारी थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी सजीव थे, उनको इन्होंने क्या किया, दो जगत में बांट दिया। तो दो जगत कौन कौन से बनाया उन्होंने, तो उन्होंने दो जगत बनाया। और उस दो जगत में से कौन कौन से दोनों जगत थे, एक तो जगत था पादप जगत। पहला जो जगत है उसका नाम क्या है, पादप जगत। तो एक जो जगत उन्होंने बनाया उसका नाम क्या था, पादप जगत, यानी कि प्लांट किंगडम। ठीक, और दूसरा जो जगत उन्होंने बनाया दूसरा था जंतु जगत, जिसको हम बोलते हैं एनिमेलिया। ठीक है, तो दूसरा जो जगत बना वो था जंतु जगत। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया, जितने भी जीवधारी थे सभी जीवधारियों को दो जगत में बांट दिया। पहला जगत उन्होंने बनाया पादप जगत और दूसरा जगत उन्होंने बनाया जंतु जगत। पादप जगत को हम बोलते हैं प्लांटी, क्या बोलते हैं, पादप जगत को हम बोलते हैं किंगडम प्लांटी। ठीक है, और जंतु जगत को हम क्या बोलते हैं, जंतु जगत को हम बोलते हैं एनिमेलिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, जंतु जगत को हम एनिमेलिया बोलते हैं। ठीक है, तो दो जगत इन्होंने बनाया, प्लांटी और एनिमेलिया, यानी पादप जगत और जंतु जगत। और इन्होंने किसके आधार पे वर्गीकरण किया, यानी क्राइटेरिया क्या था, इनके वर्गीकरण का आधार क्या था। तो वर्गीकरण का जो आधार था आपको याद रखना है, इन्होंने किस आधार पे वर्गीकरण किया, तो इनकी वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, तो इन्होंने सेल वॉल के आधार पे क्या किया, सभी जीवधारियों को दो जगत में बांट दिया। सेल वॉल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने जितने भी जीवधारी थे सभी जीवधारी को दो समूहों में बांट दिया, दो जगत में बांट दिया। ठीक है, टू किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। तो पहला जगत बना पादप जगत, दूसरा जगत कौन सा बन गया, जंतु जगत। और वर्गीकरण का आधार क्या था, तो वर्गीकरण का आधार इन्होंने क्या लिया था, सेल वॉल लिया था, यानी कि कोशिका भित्ति लिया था। क्या लिया था, इनकी जो वर्गीकरण का आधार था वो था कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने क्या किया, जितने भी जीवधारी थे उनको दो समूहों में बांट दिया। एक तो बना दिया पादप जगत यानी कि प्लांटी, और दूसरा बना दिया जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे कि पादप जगत जो उन्होंने बनाया, तो पादप जगत के कई सारे इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जिनको आपको याद रखना है। देखिए, पादप जगत की अगर जब भी हम बात करते हैं तो पादप जगत में आपको याद रखना है कोशिका भित्ति जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसी भी प्लांट की सेल की स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, किसी भी पौधे की अगर आप कोशिका की संरचना देखेंगे तो उसके अंदर आपको कोशिका भित्ति जरूर दिखाई देती है। तो कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ठीक है, यह चीज आपको याद रखना है। तो पादप जगत जो बनाया उसकी विशेषता यह थी कि कोशिका भित्ति उपस्थित था। तो जाहिर सी बात है भैया कि जिनमें जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित थी उन सबको इन्होंने किस में रखा, पादप जगत में रखा। तो पादप जगत में आपको याद रखना है कि जो पादप जगत इन्होंने बनाया, पादप जगत में ऐसे सभी जीवधारियों को रख दिया गया। पादप जगत में इन्होंने केवल ऐसे जीवधारियों को रखा जिनमें कोशिका भित्ति क्या थी भैया, जिनमें कोशिका भित्ति क्या थी, प्रेजेंट थी। तो जिनमें जिनमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, ठीक है, तो जिनमें जिनमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल क्या थी, प्रेजेंट थी, उन सबको कैरोलस लिनियस ने किस में रख दिया, पादप जगत में रख दिया। ठीक, तो पादप जगत में किसको रखा गया है, जिनमें सेल वॉल उपस्थित होती है यानी कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो पादप जगत की कुछ और विशेषताएं हैं जिनको आपको याद रखना है। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। ठीक है, जितनी भी पादप की कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पादप जगत की कुछ और विशेषताएं हैं जिनको आपको याद रखना है। क्लोरोफिल की उपस्थिति, अगर कोई मान लीजिए प्लांट है या कोई भी पादप है तो उसमें क्लोरोफिल निश्चित रूप से पाया जाता है। क्लोरोफिल का मतलब होता है पर्णहरिम। इसी पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ही जो हरे पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अर्थात
पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे संचित भोज्य पदार्थ। तो जो संचित भोज्य पदार्थ होता है किसी भी पादप में, तो संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में, यानी कि मंड के रूप में होता है। ठीक है, तो मंड या स्टार्च के रूप में संचित भोज्य पदार्थ होता है किसी भी प्लांट के अंदर। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो पेशियां होती है, मसल्स जो होती है, ये एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो उत्सर्जन तंत्र होता है, ये भी पादप कोशिकाओं के अंदर या पादप जगत में एब्सेंट होता है। तंत्रिका कोशिकाएं भी पादप जगत में क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसके अलावा संवेदी अंगों की भी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। किसी प्रकार से सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि सक्रिय प्रचलन का अभाव होता है। पौधों के अंदर सक्रिय प्रचलन नहीं होता, मतलब पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएंगे। ठीक, तो सक्रिय प्रचलन के इनमें क्या होगा? अभाव होगा। तो पादप जगत की अगर आपको बात करना है तो आपको केवल इतना याद रखना है कि कैरोलस लिनियस ने दो जगत बनाए, एक तो पादप जगत बना यानी कि प्लांटी, और दूसरा बना जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया। तो पादप जगत में उन्होंने सभी के सभी ऐसे जीवधारियों को रखा है जिनमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जो है उपस्थित होती है। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पादप जगत के अंदर इन्होंने किसको किसको रखा था? तो पादप जगत के अंदर इन्होंने सबसे पहले किसको रखा था? शैवाल को रखा। किसको रखा? शैवाल को रखा, क्योंकि शैवाल के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अलावा उन्होंने पादप जगत में किसको किसको रखा था? इसके अलावा उन्होंने पादप जगत में ब्रायोफाइटा को रखा था। ठीक है, फिर इसके बाद टेरिडोफाइटा को रखा था। इसके बाद टेरिडोफाइटा को रख दिया था। टेरिडोफाइटा के अलावा जो भी आवृत्तबीजी होते हैं, ठीक है, जो भी आवृत्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो आवृत्तबीजी जितने भी पौधे होते हैं उनको भी किसमें रख दिया था? उनको भी सबको रख दिया किसमें भैया? पादप जगत में। इसके अलावा जो अनावृत्तबीजी होते हैं जिनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है, तो अनावृत्तबीजी पौधों को भी किसमें रख दिया गया? सबको पादप जगत में रख दिया गया। तो पादप जगत के अंतर्गत उन्होंने सभी के सभी ऐसे जीवधारियों को रख दिया गया जिनके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित थी। तो उनमें शैवाल था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत्तबीजी, अनावृत्तबीजी। और इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखना है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। तो बैक्टीरिया या जीवाणु जो होती है इसके अंदर भी कोशिका भित्ति होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक, तो आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई कि जो पादप जगत है, पादप जगत में उन्होंने ऐसे जीवधारियों को रखा जिनके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित थी। तो इन सब के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो इन सबको किस में रखा गया? पादप जगत में रखा गया। ठीक, और पादप जगत की कुछ और विशेषताएं भी हमने आपको करा दी है, तो इसको भी आप लोग आसानी से नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं जंतु जगत की विशेषताओं की। तो सिंपल सी बात है कि जंतु जगत में सभी के सभी ऐसे जीवधारियों को रखा गया है जिनमें कोशिका भित्ति क्या थी? एब्सेंट थी, यानी कि अनुपस्थित थी। तो जंतु जगत की विशेषता क्या है? सबसे पहली बात कि इनमें कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। जंतु जगत में यानी जंतुओं की किसी भी कोशिकाओं में आपको कोशिका भित्ति दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये जंतुओं की पहली इंपॉर्टेंट विशेषता है कि जंतु जगत में उन्होंने सभी के सभी ऐसे जीवधारियों को रख दिया गया जिनके अंदर कोशिका भित्ति क्या थी? एब्सेंट थी। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई जंतु जगत है तो जंतु जगत में क्लोरोफिल का क्या होता है? अभाव होता है। किसी भी एनिमल के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं या जो जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। फिर इसके बाद संचित भोज्य पदार्थ, जो पौधे में आपने देखा संचित भोज्य पदार्थ मंड या स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन यहां पे जो संचित भोज्य पदार्थ है वो किसके रूप में होता है? यहां पे जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो जंतु जगत की विशेषता है इसमें एक चीज ये भी याद रखना है कि इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, यानी जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। इसके अलावा अगर जंतुओं की कोशिकाओं में हम बात करें तो जंतुओं में आप देखेंगे कि पेशियां भी पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, उत्सर्जन तंत्र भी उपस्थित होता है जंतुओं के अंदर, फिर तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होती है। ठीक है, फिर इसके बाद संवेदी अंग जो होते हैं जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, ये अंग भी उपस्थित होते हैं एनिमल्स के अंदर। तो जंतु जगत की ये विशेषताएं हैं। एक और विशेषता सक्रिय प्रचलन का पाया जाना, मतलब जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गति कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं सक्रिय प्रचलन। तो जंतु जगत के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? कैरोलस लिनियस ने सभी ऐसे जीवधारियों को रख दिया, सभी ऐसे जीवधारियों को जिनके अंदर कोशिका भित्ति की अनुपस्थित थी। तो जिनके भी अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं थी उन सबको इन्होंने किस में रख दिया भैया?
उन सबको जंतु जगत में रख दिया गया है। तो जंतु जगत में देखिए किनको किनको रखा गया है, जंतु जगत में कई सारे एनिमल्स को रखा गया है। सबसे पहले तो जंतु जगत में आप अगर एग्जांपल देखेंगे कि किसको किसको रखा गया है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ को रखा गया किसमें भैया, जंतु जगत में रखा गया है। इसके बाद फिर आप देखेंगे वर्टिब्रेट जो होते हैं, वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों, ठीक है। तो जो भी वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, जो भी वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, जो भी वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, वर्टिब्रेट और इसके अलावा जो भी नॉन वर्टिब्रेट होते हैं, या इनको आप इनवर्टिब्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट यानी कि कशेरुकी और अकशेरुकी, ठीक है। तो जो भी कशेरुकी हैं, जो भी कशेरुकी और जो भी अकशेरुकी है ना, कशेरुकी व अकशेरुकी, ठीक है, कशेरुकी व अकशेरुकी, इन सबको किस में रखा गया है, इन सबको रखा गया है जंतु जगत में। तो जंतु जगत में सभी ऐसे जीवधारियों को रखा गया है जिनमें कोशिका भित्ति की क्या होती है, अनुपस्थित होती है, ठीक है। इनमें प्रोटोजोआ को रखा गया है, वर्टिब्रेट को रखा गया है और इनवर्टिब्रेट को यानी कि कशेरुकी और अकशेरुकियों को रखा गया है, और प्रोटोजोआ जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोष के जीव होते हैं, इनको रखा गया है। तो इस प्रकार से छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब द्विजगत वर्गीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट दोष भी हैं जिनको आपको याद रखना है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है यूग्लिना, एक एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, यूग्लिना। यूग्लिना की अगर हम बात करते हैं तो यूग्लिना एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें पादप व जंतु दोनों के लक्षण होते हैं, इसीलिए यूग्लिना को हम क्या बोलते हैं, यूग्लिना को हम बोलते हैं सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। क्या बोलते हैं, यूग्लिना को हम पादप व जंतु के बीच की कड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूग्लिना को हम पादप व जंतु के बीच की कड़ी बोलते हैं, ठीक है, पादप व जंतु के बीच की कड़ी, पादप व जंतु के बीच की कड़ी। तो पादप व जंतु के बीच की कड़ी हम किसे बोलते हैं, यूग्लिना को, क्योंकि यूग्लिना के अंदर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यूग्लिना के अंदर पौधे का लक्षण भी पाया जाता है, यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है, ठीक है। यूग्लिना के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है। तो यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है, जिस कारण से यूग्लिना अपना भोजन भी स्वयं बना लेता है, अर्थात स्वपोषी होता है। और जंतु का क्या लक्षण है यूग्लिना के अंदर, यूग्लिना के अंदर जंतु का लक्षण यह है कि इनके शरीर में कशाभिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनके शरीर में कशाभिका पाई जाती है, कशाभिका यानी कि फ्लैजिला। और इस कशाभिका के माध्यम से यूग्लिना प्रचलन भी कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ये जो है द्विजगत वर्गीकरण का दोष है, ठीक है। यूग्लिना के अंदर पादप व जंतु दोनों के लक्षण हैं, जबकि यूग्लिना को कहां रख दिया गया है, यूग्लिना को रख दिया गया है पादप जगत में, ठीक है। यूग्लिना को पादप जगत में रखा गया है, द्विजगत वर्गीकरण में यूग्लिना को पादप जगत में रखा गया है, जबकि इसके अंदर पादप व जंतु दोनों के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार और कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप कवक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कवक में क्लोरोफिल की अनुपस्थित होती है, मतलब कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, फिर भी कवक को किस में रख दिया गया है, फिर भी कवक को पादप जगत में रख दिया गया है, जो कि ये भी एक महत्वपूर्ण दोष है द्विजगत वर्गीकरण का। तो इस प्रकार से द्विजगत वर्गीकरण क्या होती है, किसने दिया, और द्विजगत वर्गीकरण में कौन कौन से दो जगत थे, उन जगत की विशेषताएं हमने आपको ये सब कवर करा दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।